वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। 81 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह टेस्ट नंबर 82 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 10 जून 2020 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित एक द्वीप है और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा द्वीप पर अवस्थित है, मतलब इसी द्वीप पर जो आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। तो ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। श्रीहरिकोटा जो है ना, वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है या स्थित है। देखिए पहला वाला करेक्ट है। श्रीहरिकोटा जो एक द्वीप है आंध्र प्रदेश का, वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तेलंगाना की नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है यहाँ पर। तो श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है, ना कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आलिया बेट द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है। आलिया बेट यह है नर्मदा नदी के मुहाने पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आलिया बेट जो द्वीप है वो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है और खदिया बेट द्वीप जो है वो तापी नदी के मुहाने पर स्थित है। याद रखिएगा, खदिया बेट किस पर? तापी नदी के मुहाने पर, और आलिया बेट नर्मदा नदी के मुहाने पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। तो निम्नलिखित में से न्यूमूर द्वीप कहाँ अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर कहीं और। ये है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है न्यूमूर द्वीप? बंगाल की खाड़ी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो न्यूमूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। इसको भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है और भारत के हिस्से में आए द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है, न्यूमूर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। गडजात की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए गडजात की पहाड़ियाँ जो है ना, वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो कहाँ पर है? वो उड़ीसा में स्थित हैं। और जो कलसूबाई है ना, वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गडजात की जो पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा में स्थित हैं और जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है वो कलसूबाई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव वोल्केनो है। बैरन द्वीप से संबंधित प्रश्न अभी यूपीएससी सिविल सर्व में 2 साल पहले पूछा था। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो देखिए बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान में पूर्व में स्थित है, मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी और सुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप सबसे दक्षिणतम है। देखिए प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, इसको पहले भी चर्चा की जा चुकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण अंडमान के चक्कर में आप दक्षिण अंडमान मत लगा देना। मैप आपने देखा होगा, अंडमान कुछ इस तरह से फैला हुआ है ना, ये है अंडमान का मैप। अब ये जो उत्तरी अंडमान है वो यहाँ है, जो मध्य अंडमान है वो ये वाला हिस्सा है, जो दक्षिण अंडमान है वो ये वाला हिस्सा है। अब इसका एक टुकड़ा नीचे है, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। तो सबसे दक्षिण में इन चार के क्या हो गया? ये हो गया ना छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके नीचे भी जब आप चलोगे तो आपको मिलेगा निकोबार। निकोबार के भी 2 पार्ट हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, लेकिन खंड जुड़े हैं, जैसे टूटा हुआ है ना। चलिए तो देखिए उपरोक्त में से जो लिटिल अंडमान है, मतलब छोटा अंडमान, सबसे दक्षिणतम होगा। इनको पूछ लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाइए।
तो देखिए उपरोक्त दिए गए द्वीपों का उत्तर से दक्षिण के क्रम इस प्रकार है। उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आएगा मध्य अंडमान, फिर उसके नीचे आएगा दक्षिणी अंडमान, फिर आएगा लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान सबसे नीचे। डंकन पास इनमें से किन दोनों के बीच स्थित है, बताइए। डंकन पास निम्नलिखित में से किन दोनों के बीच स्थित होगा? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, या फिर दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य, या मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यह है अंडमान, ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ये हो गया छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है, इसके और इसके यहाँ है कहीं बीच में, ये है इसका आंसर। और ये देखिए अंडमान और जो बीच में निकोबार है उसको कौन सा चैनल लग करता है? नीचे निकोबार पड़ेगा उसको 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल लग करता है उसको। तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, और बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण से पहले बहती थी तथा अपनी धाराओं की दिशा में स्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काटकर महाखंड बनाकर प्रवाहित होती हैं, उन्हें पूर्वारोपित नदियाँ कहते हैं। और ये वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं, तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला गलत है। वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण से पहले बहती थीं तथा अपनी धाराओं की दिशा में स्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काटकर महाखंड बनाकर प्रवाहित होती है, उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। पूर्ववर्ती, पूर्वारोपित नहीं। तो केवल बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थीं तथा अपनी धाराओं की दिशा में स्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काटकर महाखंड बनाकर बहती प्रवाहित होती हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं, जैसे कि इंडस या सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्वारोपित नहीं। वे नदियाँ जो सामान्यतः ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? लेह सिंधु नदी के बाएं तट पर अवस्थित है और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बिखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जिससे तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं। देखिए पहला वाला गलत है। जो लेह है ना, लेह वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। दाएं तट पर, बाएं तट पर नहीं है, दाएं तट पर स्थित है। दूसरा वाला करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले को एलिमिनेट कर दो, केवल 2 हो जाएगा। तो सिंधु जो लेह है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, बाएं तट पर नहीं। और जो सिंधु नदी का उद्गम है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बिखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जिससे जिसको तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं, जिससे है ये। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है और भारत का उत्तरी भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है शीतोष्ण कटिबंध में, तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ऊपर का क्षेत्र कर देते हैं शीतोष्ण में और नीचे का कर देते हैं, ऊपर का क्षेत्र कर देते हैं उष्ण कटिबंध में, नीचे का क्षेत्र कर देते हैं शीतोष्ण कटिबंध में। जबकि उत्तर वाला क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगा और दक्षिण वाला उष्ण कटिबंध में आएगा, क्योंकि इक्वेटर के पास है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों। दक्षिण वाला ज़्यादा पास होगा ना इक्वेटर के, भूमध्य रेखा के। तो बहुत हार करेक्ट देखें यहाँ पर। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है। भारत का जो उत्तरी भाग है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है शीतोष्ण कटिबंध में, तथा जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है वो बोलते हैं उसको उष्ण कटिबंध में आता है।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप एक निम्न वायुदाब का विकास होता है। इसी निम्न वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। देखिए दोनों के दोनों गलत हैं। ये क्यों गलत हैं? एक शब्द की वजह से गलत हैं, क्योंकि पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप एक उच्च वायुदाब का विकास होता है। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब नहीं। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। ये करेक्ट इनकरेक्ट हैं दोनों के दोनों। स्टेटमेंट डी है इसका उत्तर, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप वायुदाब का विकास होता है। कौन सा वायुदाब? उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब नहीं। और इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बोर्डोई चिल्ला निम्नलिखित में से क्या है? ग्रीष्म ऋतु में आने वाला कोई स्थानीय तूफान है, पर्वत श्रेणी का नाम है, नदी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ और है। बोर्डोई चिल्ला ग्रीष्म ऋतु में आने वाला एक स्थानीय तूफान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए असम और वेस्ट बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवन को काल वैशाखी कहते हैं। और असम में इनको क्या बोलते हैं? बोर्डोई चिल्ला। क्या है ये? काल वैशाखी, मतलब एक भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवन, बोर्डोई चिल्ला। असम पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीनों में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवन है काल वैशाखी, और असम में इनको बोर्डोई चिल्ला भी कहा जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, नोएडा या हैदराबाद? तो ना तो ये नई दिल्ली में है, ना ये अहमदाबाद में, ना नोएडा में। ये है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। इसका नाम याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र। और कुछ आवश्यकता है नहीं, सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं जोड़े मिलाने के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 2 बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 82 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।